आज मौजूद हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, और नई वीडियो है एक नई किताब पे, और नई किताब है एक बहुत पुराने मौजू पर जो कि बहरहाल कभी पुराना नहीं होगा और नया और अहम रहेगा। और वो मौजू ये है कि आखिर कैसे कुछ 100 अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान बरे सग़ीर पाको हिंद पे कब्ज़ा किया। किताब का नाम है जनाब एनार्की, विलियम डैलरिम्पल ने लिखी है, द रिलेंटलेस राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कैसे बग़ैर रोक टोक के ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बरे सग़ीर पर काबिज़ हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी आपके इल्म में होगा 1599 में लंदन की एक आम सी सड़क पे कुछ गोरे ताजरों ने मिलकर बनाई, और 31 दिसंबर 1600 को बरतानिया की हुकूमत ने उसको अपनी इजाज़तनामा यानी चार्टर दे दिया। और वो चार्टर भी एक गोल मोल सा था, उन्होंने कहा जी ईस्ट इंडीज़ कर लो। और वो वहाँ से चले, कई साल तक वो इधर प्रॉपरली पहुँच ही नहीं सके। 15 मुहिम्मात उन्होंने की, और 15 मुहिम्मात के बाद आके 1608 में कैप्टन हॉकिंस सूरत में लैंड किया, और वहाँ पे उसने एक छोटा सा तजारती मरकज़ बनाया। यहाँ से लेकर हिंदुस्तान पे कब्ज़े तक बहुत दिलचस्प कहानियाँ हैं, और बहुत दिलचस्प कहानियों से बहुत सबक है। जब भी किताब पढ़ें तो सिर्फ कहानियों में दिलचस्पी ना रखें, ये देखें कि उससे कौन से सबक हासिल हो रहे हैं, और वो जो सबक हैं उसको आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, और आप वाई क्वेश्चन ज़रूर ढूंढें कि आखिर ये हो क्यों रहा है। और जब आप इसको देखते चले जाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि मुल्कों में ज़वाल क्यों आता है। और ये 200 साल पहले की बात नहीं, अभी भी तकरीबन ऐसे ही हो रहा है। तो जनाब गोरे पहुंच गए, हॉकिंस पहुंच गया, तो उनको कोई ख़ास सुनवाई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने समुंदर के आसपास अपना असर रसूख बनाना शुरू कर दिया। और गोरे अकेले नहीं थे, उसमें डच भी थे, उसमें पोर्तुगीज़ भी थे, उसमें फ्रेंच भी थे। उनको बहरहाल ये था कि भाई हम किसी बादशाह के लेवल पे बात करें, तो उन्होंने अपने ख़ास एक सफ़ीर सर टॉमस रो को भेजा जहांगीर बादशाह के दरबार में 1615 में। अब वो इतना बड़ा जहांगीर बादशाह था कि उसको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई। आमतौर पे ये समझते हैं कि पता नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर पे उन्होंने कोई मतलब ख़ास अपना जादू चलाया, और पता नहीं उसका इलाज किया, और पता नहीं क्या हुआ, और उसने उनको कहा जो मर्ज़ी कर लो। वो 3 साल तक बेचारा उधर फिरता रहा, उसको लिफ्ट भी नहीं कराई। 1-2 दफ़ा उसको मिला, मिलने के बाद उसके तोहफे भी बड़े आम से थे, लेकिन जहांगीर उससे सवाल जवाब करता रहा। फिर फाइनली उन्होंने इजाज़त दी कि आप अपनी एक तजारती मरकज़ खोल लें। उसके कोई ज़्यादा नुकसानात इसलिए नहीं थे कि समुंदर से अंग्रेज़ों को कोई दिलचस्पी नहीं थी, और सॉरी इंडियंस को या मुग़ल बादशाहों को उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। और समुंदर एक ऐसी चीज़ थी, या बहरी क़ुव्वत एक ऐसी चीज़ थी जो कि समझें कि अंग्रेज़ों की पावर थी। आजकल की जिस तरह न्यूक्लियर पावर है, वह तब वहाँ नेवल पावर थी। और यहाँ से ये पता चलता है कि नई चीज़ों से नाबल्द होने का कितना नुकसान है। अंग्रेज़ ये समझते थे कि अगर हम बहरी क़ुव्वत से हमला करेंगे तो हम जीत जाएंगे, जबकि हिंदुस्तान में कोई बहरी क़ुव्वत ही नहीं थी। आप सोचें कि एक भी बादशाह ऐसा नहीं था जिसने इस तरफ तवज्जो दी हो, और सिर्फ एक जहांगीर ऐसा था जो चलते चलते जिसने समुंदर एक्चुअली देखा। खैर, अंग्रेज़ अपनी जगह पे कदम जमाते रहे, मुग़ल सल्तनत चलती रही। वो इतनी बड़ी सल्तनत थी कि शुरू में उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन प्रॉब्लम पैदा हुई, और प्रॉब्लम पैदा हुई 1707 में जाकर, जब औरंगज़ेब आलमगीर साहब जो थे वो वफ़ात हुई। और तब वो मसला पैदा हुआ जो कि हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान में बुनियादी फ़र्क था, और वो मसला था बादशाहत का और जमहूरियत का। अब बादशाह और जमहूरियत के मसले बड़े पुराने हैं। एक तरफ बादशाह था जो अपनी मर्ज़ी से जंगें करी जा रहा था और सारा ख़जाना खाली हो गया था और जानशीन भी नहीं। एक तरफ मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थे जो कि चेक कर रहे थे कंपनी क्या कर रही है। अब एक जो ही बादशाहत का तकरीबन ज़वाल हुआ तो हिंदुस्तान में छोटी छोटी रियासतें बन गई। अंग्रेज़ अब इस ताक में बैठे थे कि हम कहीं अपने कदम और आगे बढ़ाएं। उन्होंने बंगाल की तरफ अपने कदम जमाए और कलकत्ता अपना शहर भी बना लिया। उस वक्त तक बंगाल के नवाब, जो कि हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाह से तकरीबन आज़ाद हो चुका था, वो था नवाब अली वर्दी ख़ान। उसकी काफ़ी अच्छी साख थी, लोग भी उसे पसंद करते थे। मगर उसका जो पोता जो उसके बाद तख्त नशीन हुआ, हुक्मरान बना, सिराजुद्दौला, जिसका नाम बड़ा है और काम छोटे थे,
काम इसलिए छोटे थे कि वो नाखल्फ भी था, नालायक भी था, जालिम भी था, जाबिर भी था और ऊपर से जज्बाती भी था, जल्दबाज भी था। उसने जल्दी जल्दी कहा जी मैं तो इनको छोड़ूंगा ही नहीं गोरों को। गोरे जो थे वो उसके भी उस्ताद थे, हालांकि थोड़े थे। उसने 40-50 हज़ार फौज इकट्ठी की और हमला करने के लिए आ गया। उस तरफ से जो गोरों का या अंग्रेज़ों का जो लीडर था वो भी यंग आदमी था, कनिंग, शार्प, वेरी बोल्ड, वेरी इंटेलिजेंट और बहुत ही रूथलेस, वो था क्लाइव। दोनों की लड़ाई हुई जो कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की और हिंदुस्तानियों की पहली लड़ाई थी। वो थी पलासी 1757 में, और उसमें एक तरफ 50,000 फौज थी सिराजुद्दौला की, एक तरफ 3,000 फौज थी क्लाइव की, जिनमें से 800 गोरे और 2200 लोकल थे। और आखिर में नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अंग्रेज़ों की टोटल डेथ हुई वो 22 हुई सिर्फ, और उसके तकरीबन सैकड़ों लोग जो हैं सिराजुद्दौला के मारे गए। उसमें ये ज़रूर था कि सिराजुद्दौला का जो मेन वज़ीर था यानी मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों के साथ साजबाज में था, और एंड टाइम पे जब जंग शुरू हुई थी वो अपने हिस्से की फ़ौज को लेके साइड पे चला गया, और अंग्रेज़ों ने फिर उसको रिवॉर्ड किया और उसको इनाम दिया और उसको हुक्मरान बना दिया और उससे कहा कि तुमने हमें इतना इतना टैक्स देना है, इतना इतना जुर्माना देना है। वो कोई इतना समझदार नहीं था, बुजुर्ग था लेकिन समझदार नहीं था, तो वो तो जल्दी ही अंग्रेज़ उससे मुतनफ़र हो गए और अंग्रेज़ों ने फिर उसके दामाद को बना दिया। उसका नाम था मीर कासिम। वो होशियार आदमी था और कुछ ना कुछ उसमें एक अपनी स्ट्रेंथ भी थी, तो उसने स्ट्रेंथ डेवलप की और उसने कहा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अब कुछ करता हूँ, और उसने रब्ता किया अपने साथी नवाब अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। तीसरा बादशाह शाह आलम जो कि मुगलिया अपनी ही सल्तनत से माजूल हो चुका था, उसके वज़ीरों ने उसको निकाल दिया था, वो भी इधर उधर फिर रहा था। तीनों ने अपनी को 1,00,000-1,50,000 फौज इकट्ठी की और उन्होंने कहा जी अंग्रेज़ों को हम निकालते हैं। अब सिर्फ बंदे इकट्ठे करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे हमारा तीसरा बड़ा अहम सबक है कि फ़ौज में लड़ाइयों में ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन का कितना रोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन का ये आलम था कि वो जनाब जब जंग शुरू हुई तो जल्दी जल्दी उन्होंने थोड़ी फतह पा के सामान लूटना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों की क़यादत कर रहा था मेजर, उस वक्त बाद में जनरल हेक्टर मनरो, उसने फ़ौरन रिएक्ट किया और उन्होंने बक्सर 1764 में जो लड़ाई हुई उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों ने इन तीनों को शिकस्त दी, और उन्होंने उसके बाद शुजाउद्दौला भी भाग गया, मीर कासिम को भी जो है उन्होंने माजूल कर दिया, और बादशाह से उन्होंने डील कर ली। और बादशाह से जो उन्होंने डील की वो 1765 में उन्होंने की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, जहाँ पे उन्होंने फॉर्मली, वो बादशाह था माजूल लेकिन उन्होंने फॉर्मली उससे कहा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा आइंदा से हमारा होगा। अब आप इस पे सोचिए कि क्या शॉर्ट साइटेडनेस का मुजाहरा किया है मुग़ल बादशाह ने खैर से, यानी कि दूर अंदेशी का तो कोई दूर दूर से पास से नहीं गुजरी। एक तरफ अंग्रेज़ हैं जो कि इतने दूर अंदेश हैं, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, और एक तरफ ये लोग हैं। फिर एक और बात है, वो ये है कि जो हुक्मरान हैं उनको अवाम का कितना एतमाद हासिल होता है। आप ये देखिए कि जितनी भी गद्दारियाँ हुई वो लोकल हुक्मरानों के अंदर ही हुई, अंग्रेज़ों में से तो किसी ने गद्दारी नहीं की। क्यों? इसलिए कि वो बतौर एक कौम और एक मुल्क दोनों इकट्ठे थे, नेशन स्टेट के तौर पे वो ऑपरेट कर रहे थे। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे समझें कि बादशाह ये समझता था कि अवाम मेरी ग़ुलाम है, और अवाम को बादशाह से हमदर्दी नहीं थी। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर था, वो ये था कि यहाँ पर कोई फाइनेंशियल सिस्टम नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जिसमें लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती। अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बजाते खुद एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, उस जॉइंट स्टॉक कंपनी में लोगों ने सरमायाकारी की हुई थी। जब वो यहाँ पर आए तो जो यहाँ के बैंकर्स थे वो उनके नेचुरल एलाइज बन गए और उन्होंने उनको सपोर्ट शुरू कर दिया। तो जो यहाँ के लोकल हुक्मरान थे उनके पास तो कोई चीज़ नहीं थी। और आखिरी चीज़ जो है वो है फ़ौज की ऑर्गेनाइजेशन। हेक्टर मनरो जिसने बक्सर में शिकस्त दी थी, उसने कहा था कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान पे एक ही बड़ा एडवांटेज है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन है। खैर जनाब 1765 में अंग्रेज़ों ने अपना 3 सूबे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपना कदम जमा ली। उसके बाद उन्होंने अपने इक़्तिदार को मजबूत किया और खूब लूट मार की। उस लूट मार के नतीजे में
क्लाइव पे मुकदमा चला, वॉरेन हेस्टिंग्स पे मुकदमा चला, लेकिन उन्होंने एक और बड़ी चालाकी की। उन्होंने ये चालाकी की ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि उन्होंने अपने शेयर ज़्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बेच दिए। अब सारे जो एमपी थे, एमएनए वगैरह, वो इसके शेयर होल्डर थे, वो इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करते। फाइनली फिर ये हुआ कि अंग्रेज़ों के लिए सिर्फ एक ही रुकावट रह गई, और वो रुकावट थी टीपू सुल्तान की शक्ल। टीपू सुल्तान जो था, उसका वालिद हैदर अली, वो दूरअंदेश आदमी था। वो अगरचे उस इलाके का नहीं था, सेरिंगापट्टनम का, वो एक्चुअली पंजाबी था, मगर वो नीचे रैंक से ऊपर गया था। फिर उसने बादशाह हुक्मरान को हटाकर वो खुद हुक्मरान बन गया। उसने अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ भी की, और उसकी फ़ौज और बाद में टीपू की फ़ौज ने एक दो जो शिकस्तें अंग्रेज़ों को दी उन्होंने ही दी हैं। 1788 में पॉलिलर के मुकाम पे दी, मगर अंग्रेज़ों ने उस वक्त तक बड़ी अच्छी प्लानिंग की और 8-10 साल सब्र किया। तो जब उन्होंने टीपू से आखिरी लड़ाई लड़ी 1798 से शुरू होकर 1799 तक, तो उस वक्त तक वो इतने मजबूत हो चुके थे कि टीपू सुल्तान बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। हालांकि टीपू सुल्तान की फ़ौज भी बड़ी मजबूत थी, फ्रेंच से उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस भी चल रही थी, मगर जब लड़ाई हुई फाइनली, तो उसमें एक तरफ टीपू सुल्तान के कोई 35,000 फ़ौजी थे, अंग्रेज़ भी कोई 30,000 फ़ौजी लेकर आए थे, और लड़ाई में 8-10 हज़ार जो लोग थे वो टीपू सुल्तान के हलाक हुए, और अंग्रेज़ 350 सिर्फ मारे गए। और उसके बाद अंग्रेज़ों का और ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत मजबूत कब्ज़ा हो गया, जो 1857 तक रहा, और जहाँ पे जंग आज़ादी जिसको बगावत कहते हैं, उसके बाद फिर ताज बरतानिया आ गया। तो हम ये देखते हैं इस किताब को पढ़ते हुए कि मुल्क ऐसे नहीं हाथ से चले जाते, इसकी कोई वजूहात होती हैं, और इसकी वजूहात मैंने आपके सामने बयान की हैं कि निज़ाम हुकूमत कैसा है, जानशीनी कैसी है, फाइनेंशियल सिस्टम मौजूद है कि नहीं, फ़ौज में डिसिप्लिन है या नहीं, लोगों का रियासत पे एतमाद है या नहीं, नई टेक्नोलॉजी है या नहीं। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो बड़ी वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं निज़ाम। और जैसे इकबाल ने कहा है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजा। तो यहाँ पर यही हो रहा है। आप इस किताब को पढ़िए, बहुत ही दिलचस्प किताब है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव किताब है, और बहुत ही रेलिवेंट किताब है। आज भी ऐसी कंपनियाँ मौजूद हैं जो इस तरह नहीं आ रही, लेकिन आ रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनियाँ आज भी मौजूद हैं जो कि मुल्कों पे किसी न किसी हवाले से कदम जमा रही हैं और अपना असर रसूख कायम कर रही हैं, और उनके वसाइल को खींच के लेके जा रही हैं। जिन लोगों को भी इस इलाके की तारीख़ में दिलचस्पी है, ये किताब ज़रूर पढ़िए, आपके लिए बहुत ही अहम साबित होगी, आपके बड़े काम आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।